फ़हीम भाई, आजकल इतने महंगे महंगे लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, लोग लेते हैं, यूज़ करते हैं। क्या ये सिक्योरिटी पर्पस से इतने सेफ भी हैं हमारे लिए? जब डिजिटल वर्ल्ड में हम एंटर करते हैं तो कुछ भी हमारा सिक्योर नहीं रहता। हैकर उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इंटरनेट पे जो चीज़ हमने एक दफ़ा शेयर कर दी ना, तो आप भूल जाएं कि वो रिमूव हो सकती है। अच्छा। वो आता है, यूज़र से पूछता है कि जी आप मुझे माइक की एक्सेस भी दें, मुझे आप गैलरी की एक्सेस भी दें, मुझे कैमरे आप की कैमरे एक्सेस, की एक्सेस दें, मुझे आप लोकेशन एक्सेस दें। कॉन्टेक्ट की भी अक्सर मांगते हैं। हमारे फ़ोन के माइक्रोफोन उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, सम टाइम हमारा कैमरा भी एक्सेस हो रहा होता है। तो जो लोग इस चीज़ से अवेयर हैं वो इस चीज़ की प्रिकॉशंस पहले से यूज़ करते हैं, बट जो लोग अवेयर नहीं हैं उनकी ये चीज़ इजीली एक्सेसिबल होती है। मॉड यूआरएल होता है, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, लिंक ओपन करते ही आपकी जितना भी डाटा था वो मेरे एक्सेस में आ गया। छोटी सी चिप इंस्टॉल्ड होती है, जैसे ही आपके मोबाइल से कनेक्ट होगी आपका डाटा सारा वो सर्वर पे बैकएंड पे ट्रांसफर कर देगा। अच्छा। आपको आइडिया है डार्क वेब क्या है? फ़हीम भाई, आजकल इतने महंगे महंगे लैपटॉप हैं, मोबाइल्स हैं, लोग लेते हैं, यूज़ करते हैं। तो क्या ये सिक्योरिटी पर्पस से इतने सेफ भी हैं हमारे लिए? देखें, मतलब कि जैसे है ना हमारा लैपटॉप मोबाइल कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो जब डिजिटल वर्ल्ड में हम एंटर करते हैं तो कुछ भी हमारा सिक्योर नहीं रहता। कोई भी जो पर्सनल चीज़ है हमारी वो हमेशा अनसेफ ही होती है। इंस्टेड कि हम जब तक फायरवॉल्स एक्टिव नहीं करते या हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ फायरवॉल्स लेयर्स हैं जो हमें बाईपास कर हमें परचेज़ करनी पड़ती हैं, और वो बाईपास उनको करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट फिर भी वो हैकेबल होती हैं और वो सिक्योरिटी के टर्म में बहुत ज़्यादा वीक फिर भी कंसिडर किए जाती हैं। मोबाइल महंगा है या सस्ता है, हैकर के लिए कुछ भी ईज़ी, मतलब कि हर चीज़ उसके एक प्लेट में उसको सर्व की जा रही होती है। इसमें एक टर्म आती है, साइबर सिक्योरिटी यूज़ करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। वो क्या चीज़ है साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी इसको इन ईज़ी वर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि कुछ भी हमारी चीज़ें जो इंटरनेट पे हम ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हैं, कुछ हम देख रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, और कोई प्लेटफ़ॉर्म जैसे सोशल मीडिया का प्लेटफ़ॉर्म है, इनकी सिक्योरिटीज़ को देखना और हमारी ट्रांज़ैक्शन को सिक्योर करना, हमारी डेली कम्युनिकेशन जो चैट्स चल रही होती है इनको सिक्योर रखना, वो साइबर सिक्योरिटी के टर्म में आ मतलब जाता है। तकरीबन जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जितनी हमारी, भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी। सारी इसमें आती है। जी, सही। तो इसमें ये आपने भी हैकर के बारे में बात कर रहे थे, वर्ड यूज़ किया आपने हैकर का। जी। इसमें हैकिंग का वर्ड तो हमने सुना है, एक वर्ड और भी सुना है, एथिकल हैकिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली हैकर्स एक मेन टर्म है हमारी, उसके आगे सब कैटेगरीज़ आ जाती हैं, जिसमें एथिकल हैकर, व्हाइट हैट हैकर जिनको कहा जाता है, एक ब्लैक ब्लैक हैट हैकर्स आ जाते हैं। बेसिकली ऑफेंसिव और डिफेंसिव 2 तरह की हमारी हैकिंग होती हैं। ऑफेंसिव इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि हम किसी को, कोई पर्सन है हमारे पास डायरेक्टली अटैक कर रहा है, हमारा डाटा फेच कर रहा है, हमारा डाटा लीक कर रहा है। डिफेंसिव ये होता है कि हम किसी एक साइबर सिक्योरिटी के टर्म में किसी पर्सन को हमने स्पेसिफिकली हायर कर लिया, वो एथिकल हैकर भी कंसीडर होगा, व्हाइट हैट हैकर, जो कि हमारे पास बैठा होगा और हमारी ही कंपनी के अंदर हमारी सिस्टमों पर अटैक करेगा और उसके बाद वो उनको सिक्योर करने के हमें वेज बताएगा। मतलब जो है हैकर अटैक करेगा हमारी चीज़ों पे, हम्म, हमारा बंदा जो उसको सिक्योर करेगा वो डिफेंस में आएगा और उसी को हम एथिकल हैकर उसी बोलेंगे। को एथिकल हैकर बोलेंगे, क्योंकि सही। वो हमारी कंपनी में हम उसे खुद पे कर रहे हैं कि हमारे पास आया, हमारी वेबसाइट्स पे क्योंकि है, अटैक भी हमारी तो ऐप्स। हमारा ही हुआ है। जी, जैसे हमारे घर कोई चोरी करने आ गया है, तो मतलब हम सब मिलके उसको पकड़ने लगे हैं जी, या मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए हैं उसको पकड़ने के लिए। हाँ जी। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं, जैसे व्हाट्सएप की हम बात कर रहे हैं, आजकल व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा चल रहा है। हुँ, आप किसी बंदे को कॉल करनी हो, मैसेज करनी हो या किसी ने आपको कांटेक्ट करना हो, हर बंदा व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट में है। व्हाट्सएप पे एक टर्म यूज़ होती है, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। क्या वो वाक़ई ही इनक्रिप्टेड है एंड टू एंड में ही, या वो थर्ड पर्सन पे भी है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि डिजिटल वर्क में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड वो, मतलब कि शो इस तरह से कराया जाता है कि हमारा कुछ भी कोई और पर थर्ड पर्सन रीड नहीं कर सकता, बट हैकर उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो वो हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है। इसमें एक और चीज़ है, जैसे हम मैसेजेस करते हैं या कोई पिक्चर वीडियो सेंड की है, हुँ, उसके बाद आता है डिलीट फ्रॉम एवरीवन। हुँ। तो वो डाटा हमारा वो वाक़ई ही सच में डिलीट हो जाता है या वो बैक एंड पे पड़ा होता है इनके पास कहीं न कहीं? देखिए, इंटरनेट पे जो चीज़ हमने एक दफ़ा शेयर कर दी ना, हुँ। तो आप भूल जाएँ कि वो कभी रिमूव हो सकती है। अच्छा। जैसे हम बोलते हैं हमारी वॉइसेस एक हुँ। जगह पे जाके स्टोर हो रही हैं, ऐसी है। उसी तरह से जो भी हमने इंटरनेट पे एक दफ़ा शेयर कर दिया ना, वो एक जगह पे जाके स्टोर हो गया। तो बिल्कुल बहुत सही कह रहे हैं। डिफ़िकल्ट है कि वो जाके किसी जगह से रिमूव हो सके। मोस्टली तो ऐसे होता है कि मतलब कोई हम बात कर रहे हैं घर पे, दोस्तों में बैठे हैं, ऑफ़िस में बैठे बात कर रहे हैं, हुँ, किसी चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना,
थोड़ी देर बाद हम ऐसे फेसबुक ओपन किया, इन केस बता रहा हूँ, ओपन की स्क्रॉल कर रहे हैं, उसी चीज की ऐड आ जाएगी हमें। वो किस तरीके से होता है ये? वो इस तरह से होता है कि इसमें एक टर्म यूज़ होती है पिक्सल मार्केटिंग टाइप की। तो उसमें होता ऐसे है कि हमारे फ़ोन के माइक्रोफोन जो होते हैं उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, सम टाइम हमारा कैमरा भी एक्सेस हो रहा होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह है। तो जो लोग इस चीज़ से अवेयर हैं वो इस चीज़ की प्रिकॉशंस पहले से यूज़ करते हैं, बट जो लोग अवेयर नहीं हैं तो उनकी ये चीज़ इजीली एक्सेसिबल होती है। क्योंकि समटाइम्स हम अपने मोबाइल का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम उस पे लोकेशन हमने ऑन की होती है, जो कि इजीली हम ट्रेसेबल हो जाते हैं। हमारे माइक्रोफोन्स की एक्सेस हमने ऐसी डिफरेंट ऐप्स को दी हुई होती है, तो वो भी हमारे माइक्रोफोन को एक्सेस कर रहे होते हैं। वो ऐप जब डाउनलोड करते हैं हम, तो वो ओपन करें तो सबसे पहले परमिशन ही मांगेंगे, वो 8-10 परमिशन मांग लेंगे, सबने अलाउ 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 करना होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर हम 1000 बंदे की भी बात करें, 1000 में से कोई एक भी नहीं ऐसा होगा जो पूरी पढ़ता होगा। ऐसा ही है, बट ये चीज़ हमारी इनसिक्योरिटी की तरफ तो लेके जाती नहीं, इसी वजह से हमारा डाटा हैक हो जाता है, और ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से ही हमारा डाटा हैक होता है। ये नहीं है कि हम कोई मिस्टेक नहीं कर रहे और हमारा फिर भी डाटा हैक हो गया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सबसे रेयर केसेस में ऐसा होता है कि हमारा डाटा हैक हो जाए, बट हम ह्यूमन मिस्टेक की वजह से ही सब चीज़ें हैक हो सकती हैं। लाइक जैसे आप बता रहे हैं कि एक बंदा आया, उसने एप्लीकेशन इंस्टॉल की, उसके बाद 10 चीज़ों की उसने परमिशन मांगी। अब उसके माइंड में उसको ये आइडिया नहीं है कि मैं एप्लीकेशन किस चीज़ के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ। सपोज़ कि उसने सिर्फ म्यूज़िक प्ले करने के लिए, या जस्ट म्यूज़िक प्ले करने की हम एग्जांपल कर लेते हैं। ये म्यूज़िक प्ले करने के लिए उसने एक ऐप इंस्टॉल की, जस्ट उसको म्यूज़िक की एक्सेस चाहिए, ऑडियो फाइल्स की एक्सेस चाहिए। तो हम उसमें वो आता है, यूज़र से पूछता है कि जी आप मुझे माइक की एक्सेस भी दें, मुझे आप गैलरी की एक्सेस भी दें, मुझे कैमरे की आप कैमरे एक्सेस, की एक्सेस दें, मुझे आप लोकेशन एक्सेस दें, कॉन्टेक्ट्स की भी अक्सर मांगते हैं वो। कॉन्टैक्ट्स की भी एक्सेस माँगते हैं। तो इसी तरह से ना वो हमारी सारी एक्सेस ले लेता है। लेकिन यूज़र जो है उसको आइडिया होना चाहिए कि जैसे इसको गैलरी की या किसी चीज़ की मैंने स्पेसिफ़िक अलाउ करना था, बट वो सबको अलाउ कर देता है, जिसकी वज़ह से उसकी सारी माइक की, माइक्रोफ़ोन की जितनी भी वॉइसेज़ या जहाँ पर वो बैठा हुआ है उसकी वो उनके पास रिकॉर्ड हो रही होती है बैकएंड पे, जहाँ पर भी यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सिक्योर कौन सा मोबाइल है, एंड्रॉयड है या ये आईफोन है? लोग कहते हैं आईफोन की सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। खैर मैं खुद भी आईफोन यूज़र हूँ और कभी इस चीज़ की तरफ गए नहीं, इतना देखा भी नहीं। तो जैसा मैं आपको पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ कि हमारा जो आईफ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन जो भी हम यूज़ करें, दोनों में से कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है। हैकर के लिए सब कुछ ईज़ी है, वो ईज़िली हर चीज़ को एक्सेस कर सकता है। इवन क्या ना, एक जस्ट स्मार्ट यूआरएल होता है, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा, आप व्हाट्सएप की एंड्रॉयड यूज़र हैं या आईफ़ोन के यूज़र हैं, एप्पल यूज़र हैं, तो जिसमें भी आप ओपन करेंगे तो हमारी ईज़िली चीज़ें वो एक्सेस कर सकता है। छोटी सी एग्जांपल है, मतलब कि हमने आपको एक यूआरएल शेयर किया, आपने उसके ऊपर लिंक ओपन किया, और लिंक ओपन करते ही आपकी जितना भी डाटा था वो मेरे एक्सेस में आ गया। तो कुछ परमिशंस डिमांड करेगा, आपने परमिशंस दे देनी है बगैर आपने कुछ पूछे समझे, सोचे आपने वो अलाउ कर देना है, क्योंकि आपने वो चीज़ देखनी है। तो आप जैसे ही उसको अलाउ करेंगे तो आपका डाटा सारा मेरे पास एक्सेसिबल होगा। इवन कि आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी सारा कुछ मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, उस पे तो जैसे आपने कहा कि वो डाटा सिक्योर नहीं है, तो मोबाइल में हमारी बैंकिंग एप्लीकेशंस होती है जो फाइनेंशियल होती है, क्या वो भी सिक्योर है या वो भी नहीं सिक्योर? हर चीज़ ऐसे ही हैकेबल है। बैंक की जो हम देखते हैं, बैंक की एप्लीकेशंस भी हैक हो सकती हैं। समटाइम्स हम अपने ब्लूटूथ यूज़ कर रहे होते हैं, वायरलेस एयरपोड्स होते हैं, बिल्कुल। बड्स होते हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं, उनके अंदर कुछ हमारी फ्रीक्वेंसी इस तरह से हो रही होती है कि उसी के थ्रू हमारा हैकेबल हो जाता है। अगर आपका लॉगिन पहले से हुआ है अकाउंट, तब तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। नहीं तो अगर आप लॉगिन उसी टाइम पे करो जिस टाइम पे आप एयरबड्स या दूसरी म्यूज़िक्स वगैरह सुनने के लिए एयरबड्स, ब्लूटूथ के अलावा कुछ भी यूज़ कर रहे हो, या थर्ड पार्टी ऐप से किसी से भी कनेक्ट किया हुआ है, वो ईज़िली हैक हो जाता है। अच्छा। इवन कि आजकल जो है एक जैसे एक सिंपल सी वायर्स आई हैं यूएसबी केबल, जो आपके अडॉप्टर के साथ अटैच होती हैं। वो दिखने में एक सिंपल सी वायर होती है कि आपने जस्ट मार्केट से बाय की और आपने उसको कनेक्ट कर लिया और आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। नॉर्मल पर्सन तो ये समझेगा, बट उनमें भी कुछ कैटेगरीज की इस तरह की वायर्स आई हैं कि उनमें एक छोटी सी चिप इंस्टॉल्ड होती है। जैसे ही आपके मोबाइल से कनेक्ट होगी, आपका डाटा सारा वो सर्वर पे बैकएंड पे ट्रांसफ़र कर देगी। अच्छा। और ये मोस्टली मतलब कि हम डिफरेंट स्टोर्स पे देखें, डिफरेंट जगह पे देखें, तो हमें अराउंड $200 और $250 में हमें ये मिल जाती है। अच्छा, ये तो बात करके आपने यकीन कर डरा दिया हमें। ये चार्जिंग पे लगाने पे भी अब इस तरीके से हो रहा है। जी।
छोटी सी चिप होती है, उसके थ्रू सब कुछ हैक हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत ज्यादा आगे लेके चली तो जाती हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रिकॉशंस हैं, हम हर चीज को अच्छी तरह से मतलब कि वेरीफाई करें, उसके बाद ही उस पर ट्रस्ट करें। और ऑनलाइन वर्ल्ड में तो आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। चाहे आपका करीबी है, चाहे आपका जानने वाला है या ना जानने वाला है, तो आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते डिजिटल वर्ल्ड में। ये इसमें मेरे ख्याल डिजिटल वर्ल्ड में फ्रॉड वगैरह भी तो होते होंगे फिर। जी बहुत। कुछ बताएंगे किसी के बारे में आप? अब एक छोटा सा वाकया आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे मुल्तान में एक हुआ था, अराउंड $30 मिलियन। $30 मिलियन? जी $30 मिलियन। $30 मिलियन का स्कैम किया, और वो भी उस कंट्री में जो कि एक इस टाइम सुपर पावर कंट्री है, यूएसए। यूएसए। तो उन्होंने कुछ टर्म्स हमारी यूज़ की, साइबर सिक्योरिटी से रेलिवेंट ही थी, जो कि हमारी मतलब कि अवाम को, हमारे वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनके भोलेपन का फ़ायदा उठाया। भोलापन ही कह लें, क्योंकि उन मतलब कि वो ज़्यादा एडवांस लेवल पे चीज़ें नहीं सोच रहे थे, या उनको पैनिक क्रिएट करके उनमें इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया गया उन्होंने, जो हमारे यहाँ पर थे। अराउंड 14 की टीम थी उनकी, जो कि पाकिस्तान और यूएसए की एजेंसीज ने मिलकर उनको ट्रेस किया था। और उनको मतलब कि जो भी उनका होगा फैसला वो बेहतर जानते हैं। ऐसी रिकवरी वगैरह जो इनकी रिकवरी होगी, जो होगी, रिकवरी काइंड ऑफ तो पॉसिबल। इन्होंने ये मतलब कि किस तरीके से इतना बड़ा फ्रॉड कर लिया अब? फ्रॉड इन अ टर्म किया कि लाइक आपको कॉल आई, समटाइम्स आप भी देखते होंगे, आपको एक कॉल आ गई है कि जी आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल आप आती हमें है ये अक्सर। हाँ मैसेजेस आ जाते हैं। तो उसी तरह से उन्होंने वहाँ पर उनके लोकल नंबर्स पे बैंक की तरफ से अपने डिफरेंट नंबर्स वगैरह परचेज किए हुए थे, उनके थ्रू उन्होंने अपने वहाँ के सिटीजन्स को कॉल की, उनको कहा कि हमारा जो आपका अकाउंट है वो हैक हो चुका है और हम उसको ब्लॉक करना चाह रहे हैं, तो आप हमें पिन प्रोवाइड कर दें। उस टाइम पे पैनिक क्रिएट हुई होती है, पर्सन को एनालाइज नहीं हो रहा होता कि असल में है या नहीं है। कुछ समझदार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं, बट पैनिक सिचुएशन हो, एकदम से आपको कॉल है, डरा देते हैं ना बंदे को पहले। तो ऑनलाइन वर्ल्ड में ये डराना ही बहुत कुछ होता है। तो जब वो बंदा डर गया, उसने फौरी तौर पे ओटीपी दी है अपनी, यहाँ पर उन्होंने बैकएंड से सारी चीज़ें उनका अकाउंट खाली कर लिया। और इसी तरह से करते करते उन्होंने $30 मिलियन गायब कर दिए। $30 मिलियन कहाँ जाना था इतना पैसा लेके इन्होंने? तो ये इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद ये मुल्तान में थे? जी। अच्छा अच्छा, इस ये जैसे ये आपने बताया, ये मेरा ख्याल है ये फिशिंग वगैरह इसको बोला जाता है ना? काइंड ऑफ हम फिशिंग कह सकते हैं इसे। फिशिंग बेसिकली होती इस तरह से है कि एक इंटरफेस टाइप हम बनाकर दे देते हैं, क्योंकि एक्चुअल इंटरफेस नहीं होता, और उस इंटरफेस में हम यूज़र की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इस तरह से एक वाकया था जो यूनिवर्सिटी लेवल पर हुआ था। तो उसमें हुआ क्या कि सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे ना, कंप्यूटर पे आगे लॉगिन होते थे, वहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते थे। तो जो लैब इंचार्ज था उसने क्या किया कि वहाँ पर ना फिशिंग के अपने टूल्स कुछ इंस्टॉल कर दिया। और टूल्स उसने किया क्या कि जब यूज़र ने आके अपने अकाउंट्स वगैरह लॉगिन किए, तो एक्चुअल में तो वो लॉगिन हो गए। उन्होंने रीडायरेक्टिंग करके, कुछ थोड़ी सी टर्म्स हमारी होती हैं कोडिंग के अंदर, उनको यूज़ करते हुए उन्होंने रिडायरेक्ट करके उनको लॉगिन तो वहाँ पे करवा दिया, बट उनके जितने भी क्रेडेंशियल्स थे वो सारों की लिस्ट उनके पास गूगल ड्राइव पे आ गई। और उसके बाद वो उसको यूज़ करके एक्सेस कर रहे हैं, और जब वो स्टूडेंट्स को पता चला तो थोड़े वो अवेयर हो गए। तो फिशिंग डिफरेंट वेज में हो सकती है। एक तो यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटा सा वाकया था, बट जब हम लार्ज स्केल पे जाते हैं तो ये बहुत आगे तक जाती हैं। और हमारी जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के या किसी भी कंट्री के हों, तो मोस्टली उनको वेरीफाई नहीं होता, तो इजीली एक्सेसिबल होती है। और जो हमारे हैकर्स हैं, जितने भी मतलब कि इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एक टारगेट ऑडियंस होती है। उसी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके अपने अंजाम तक पहुँचते हैं। मेरा ख्याल है इसमें ये ज़्यादातर जो है ना, ये उन लालचियों को ही पकड़ते हैं। वो कहते हैं ना, लालचियों के शहर में ठगों का राज होता है। ऐसे ही है। क्योंकि आजकल हर बंदा, दूसरा बंदा देखो, वो रातों रात अमीर होने के चक्कर में, हर बंदा रातों रात अमीर होने के चक्कर में है। कोई भी मेहनत की तरफ जा ही नहीं रहा। ये अभी जैसे रिसेंटली ही चल रहा है, आप देखेंगे हर बंदा ये कोई क्रिप्टो की तरफ भाग रहा है, कोई ऑनलाइन इस काम की तरफ भाग रहा है, कोई उसकी तरफ भाग रहा है।
इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी भाग रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। या तो एक है ना कि प्रॉपर आप उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करें, क्लासेस लें, आपको प्रॉपर आना चाहिए, हाउ ना आए, उसके बाद आप काम शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्रिप्टो जो है पाकिस्तान में अभी तक लीगल नहीं हुई, और लीगल हो भी जाती है तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि हमारे इसमें ना जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही थी वो सिक्योर होती तो हैं, बट ट्रेसेबल नहीं होती, और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो सारी इसी में हो रही होती हैं। अब एक छोटा सा ना मैं टॉपिक एक वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ, है तो सेंसिटिव, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बारे में। ये डार्क वेब, आपको आइडिया है डार्क वेब क्या है? थोड़ा बहुत है आइडिया। हाँ, नहीं ये बेटर है, तो थोड़ा सा आप यानी कि समझ जाएंगे इसके बारे में। तो डार्क वेब में जितनी भी हमारी ट्रेड्स चल रही होती है ना वो सारी बिटकॉइन में और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में चल रही होती हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर रहा है उसने क्रिप्टो में पे करना है और क्रिप्टो में ही उसको पे आउट मिलना है। तो उस बिहार पे सारा कुछ चल रहा होता है, तो उसके ट्रेस तो कोई भी नहीं होता कि हमने किसको कितना ट्रांसफ़र किया है, क्या किया। क्योंकि वो फिजिबल चीज़ आई नहीं। फिजिबल चीज़ है ही नहीं, राइट। तो वो ट्रेसेबल होती ही नहीं है, कुछ भी हमें पता नहीं चलना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम किसी बंदे को भी ट्रेस नहीं कर सकते। और इसके अलावा अभी एक छोटा-सा स्कैम हुआ हमारे, छोटा स्कैम तो नहीं, स्कैम बहुत ज़्यादा मतलब कि वायरल नहीं, वायरल ही है और बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अब पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पे ना टेलीग्राम चल रहा है हमारा। अब टेलीग्राम भी हमारा सिक्योर नहीं है और इसका आईपी तक प्रोवाइड नहीं किया जाता। लाइक जितने भी हमारी कम्युनिकेशन चैनल चल रहे होते हैं और उसी के अंदर ही हमारी डिफरेंट चल रही होती हैं, डिबेट्स चल रही होती हैं और डिफरेंट ग्रुप्स चल रहे होते हैं, इनके अंदर वो सिग्नल जनरेट करके दिखाते हैं कि जी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। एग्जैक्टली। और रिसेंटली मतलब कि ना एक इंसिडेंट मैंने देखा कि जैसे हमारे पाकिस्तान में पीएसएल का सीज़न चल रहा था, उसमें ना बैटिंग चल रही थी। उस बैटिंग में क्या कहते हैं कि एक ग्रुप बनाया, रैंडमली एक पर्सन को ऐड कर दिया, उसको दिखाया कि यार ये चीज़ होने वाली है। पहले से ना उसमें एडवांस उस चीज़ को बता देते थे कि यार यहाँ पे छक्का लगेगा, यहाँ पे चौका लगेगा, या यहाँ पे रन आउट होगा, या यहाँ पे एक सिंगल रन लेंगे, डबल रन लेंगे। और ना मतलब कि बंदे को इंसिस्ट किया जा रहा था, यार मैंने इस पे इन्वेस्ट किया, मुझे इतने मिल गए हैं। वो 1-2 दिन तो ठीक चलेगा, थर्ड डे क्या होगा कि उस पर्सन को ना बार-बार ब्रेन वॉश किया गया, उसको बताया गया कि यार ये चीज़ ऐसे हो रही है। फिर कुछ देर के बाद उसके पास एक लिंक आ जाएगा, जी आप ये ग्रुप जॉइन करें, इसमें बैटिंग हो रही है। और बैटिंग इन अ टाइम के वो उस ग्रुप में लेके जाएँगे, आपको 3-4 कुछ ऐसे मैसेज आएँगे रैंडम, उन्होंने बॉट्स लगाए होते हैं, तो मैसेज जनरेट करके सेंड कर रहे होते हैं। तो उन मैसेजेस के बिहाफ पे ना पर्सन को इंसिस्ट किया जाता है कि आप भी इन्वेस्ट करो। फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया, उसको पेमेंट उन्होंने रिटर्न कर दी। मतलब कि उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया ना, तो 2 लाख रुपए रिटर्न कर दिया, उसको बैटिंग में फोर्स किया गया। अच्छा। और उसके बाद मतलब कि जैसे-जैसे उसकी इंटरेस्ट डेवलप किया गया उसका। हाँ, उसकी लालच बढ़ा रहे हैं कि कितना लालच में जाता है। जब उनको लगा कि एक अच्छी अमाउंट जो है ये इन्वेस्ट करने जा रहा है, जैसे उसने इन्वेस्ट की, उसके बाद गायब, ब्लॉक कर दी। ब्लॉक। ये आपकी इस बात से ना मुझे एक अभी रिसेंटली एक एप्लीकेशन थी, वो फ्रॉड करके भाग गया पाकिस्तान से तकरीबन 50 अरब रुपए का। तो वो भी तो उन्होंने भी मेरे ख्याल कुछ इस तरीके से किया था। एक बंदे को कहा कि लाख रुपए इन्वेस्ट करो, उसका रिटर्न दिया, उसको कहा रेफर करो किसी को, 4 बंदे लाओगे तो आपको बोनस मिलेगा। इसको हम टर्म यूज़ करते हैं नेटवर्क की, नेटवर्क चेन। तो ये नेटवर्किंग की बेसिकली चल रही होती है कि एक नेटवर्क चेन चल रही होती है। आप आए, आपने इन्वेस्ट किया, फिर आपको कहा 4% लाओ, और 4% जो इन्वेस्ट करेंगे ना, उनका 50% आपका, 50% हमारा। तो इसी तरह से वो एक चेन बनाते जाते हैं और एक लार्ज स्केल पे जब चली जाती है, तो वो देखते हैं कि हमें कुछ ना कुछ अब फ़ायदा हो रहा है। एक बहुत अच्छी अमाउंट हमारे पास जमा हो गई है, लेके भाग जाते। लेके भाग जाते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं। रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी में एक वाक़या हुआ था, मेरा फ्रेंड था, तो मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो उसके साथ भी ना कुछ ऐसा हुआ, एक उस टाइम पे ना यूनिवर्सिटी टाइम पे ना एक ऐप चल रही थी। तो उस ऐप में क्या हुआ कि उसने इन्वेस्टमेंट की फर्स्ट ना $1000 की, तो पे आउट करना शुरू कर दिया उन्होंने। और उसकी एक खाला थी, हाँ, खाला थी उसकी, खाला थी या फूफो थी, एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है, बट वो भी इन्वेस्टमेंट करी थी और उनकी
गोल्ड मेंबरशिप या प्लैटिनम मेंबरशिप उन्होंने बाय की हुई थी। उन्होंने इसको मशवरा दिया कि यार आप भी इसको बाय कर लो, इन्वेस्टमेंट है छोटी सी है, आप इसमें इन्वेस्ट करके ना अर्न करते रहोगे। मैंने ना 65,000 इन्वेस्ट किए थे और अब मैं 3 से 4 लाख रुपए इनसे अर्न कर चुकी हूँ। अब मैं इनकी प्लैटिनम मेंबर हूँ। दोस्त ने उनकी देखा था कि मैं ना खुद भी इन्वेस्टमेंट कर दी, उसको भी पे आउट करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उसने मुझे भी फोर्स किया, बाकी क्लास फेलोज को भी फोर्स किया कि यार आप इसमें इन्वेस्ट कर दो। तो मेरा कुछ टाइम तक माइंड बना कि यार मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ। जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया ना, तो मुझे लगा ये फ्रॉड है। मैंने अपने दोस्त से भी कहा कि आप इससे बचो, जो इन्वेस्टमेंट की हुई है ना बस वो रिकवर करो और आगे आप सुकून से रहो, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अर्से के बाद उनकी स्कीम आई $10,000 की कि आप $10,000 इन्वेस्ट करो और उसके बाद ना हम आपको अराउंड 80,000 टू 1 लाख डॉलर्स रिटर्न करेंगे। मंथली होता है ये? मंथली नहीं, मतलब कि उस पैकेज जो उनका बाय करेंगे ना वो, उस पैकेज के मुतबादिल उनको ये चीज़ मिलेगी। अब वो आप एक वीक में कुछ टास्क होते हैं, उन टास्क को परफॉर्म करके आप अर्न कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, और जो विड्रॉ होता है वो हर 2 से 3 दिन के बाद देते थे। अच्छा। तो उस टाइम पे उसने मुझे दोबारा फोर्स किया, बट मैं उस टाइम पे फोर्स तो नहीं हुआ। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ी, डिफरेंट इधर उधर से हॉस्टल के एक्सपेंस, दोस्तों से पकड़ पकड़ा के उसने ना $10,000 इन्वेस्ट कर दिया। और हुआ वही कि उन्होंने कहा कि जी हम पे करते हैं, बस आज विड्रॉ दे रहे हैं, कल विड्रॉ दे रहे हैं, लेके भागे। लेके भागे। इवन कि उन्होंने सेमिनार भी किया अपना सादकाबाद में, जहाँ पे सारों को ऐड किया हुआ था, और जितनी भी ऑडियंस थी जिनको उन्होंने ग्रैब किया हुआ था वो सारे टेलीग्राम पर उनके साथ अवेलेबल थे, और जो ऑनर्स थे वो भी टेलीग्राम पे अवेलेबल थे। उन्होंने सेमिनार करवाया, डिफरेंट लोगों को गैदर किया, उनको यकीन दिलाया कि हम पे कर रहे हैं। दिखाने के लिए जो दिखता है वही बिकता है। जी, और उनकी अच्छी भली उनको इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने दिखाई। जो सेमिनार था उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा किया हुआ था उन्होंने, लेकिन एड इन्हीं लोगों के पैसे थे जो खर्चे किए गए थे। हाँ जी। उन्होंने कौन सा जेब से लगाए थे कुछ। जी। अच्छा, एक और ऐप चली थी आज से अगर आप थोड़ा टाइम पीछे चले जाए ना, 3-4 साल पीछे, तो बरवक्त के नाम से एक एप्लीकेशन थी, लोगों को ना वो पैसे देते थे। जी। वो कहाँ गई है अब भाग गई है, एकदम से गायब हो गई है? पहले तो उसका बड़ा चल रहा था नेम। देखिए बरवक्त जो ऐप थी ना, वो इस तरह से टर्मिनोलॉजी पे वर्क कर रही थी कि आप आएँ, उस पे लॉगिन करें, अपना आईडी कार्ड रजिस्टर करें। आईडी कार्ड की फ्रंट बैक की कॉपीज़ लेती थी, पिक्चर्स वगैरह डिफरेंटली कलेक्ट करती थी, आपकी फेशियल रिकग्निशन करती थी और आपका रिकॉर्ड क्रिएट कर लेती थी अपने पास। और मतलब कि जो उनके पास लोन टेकर आते थे ना, उनको वो कहते थे कि हम वीकली बेसिस पर चार्ज करेंगे, जो आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने लोन लिया है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो वीकली बेस पर होगा। बट इन रियलिटी वो क्या कर रहे होते थे, डेली बेसिस पे उनसे इंटरेस्ट ले रहे होते थे। अब एक पर्सन आया, उसने 20,000 का लोन लिया, तो वो इंटरेस्ट के साथ अराउंड 80,000 या 1 लाख या 120,000 इतने में पहुंच गया। और उसके बाद उनकी ब्लैकमेलिंग करते थे उनको कि आप पे करें, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि उनके पास पर्सनल डाटा सारा उनके पास अवेलेबल होता था। उनके रिलेटिव्स में फ़ोन करना, उनको हर जगह तंग करना, और इसी चीज़ से तंग आते हुए एक पर्सन ने सुसाइड भी कर ली। तो जब ये थोड़ी सी हाइप क्रिएट हुई तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे दोबारा चलना चाहिए था। ये जो इतने फ्रॉड वगैरह होते हैं, ये एफआईए साइबर क्राइम इस चीज़ के ऊपर एक्शंस वगैरह ले रही है? हाँ जी। अब ना एफआईए की पहले एक सब ब्रांच हुआ करती थी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से। साइबर क्राइम, बिल्कुल। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट होता था। वो पहले ना एफआईए के अंडर वर्क कर रहा था। अब उसको ना मतलब खुद मुख्तियार कर दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो अब टोटली इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। अब जितने भी हमारे अक्सर केसेस आते हैं कि समटाइम्स हमारी फीमेल्स जो हैं उनको ब्लैकमेलिंग की जाती है, क्योंकि आजकल एआई इतनी एडवांस हो चुकी है कि डीप फेक चीज़ें जो है ना, डीप फेक एआई के थ्रू बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वे में बनाई जा सकती हैं। तो फीमेल्स को तंग कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपना ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप कंप्लेन करें, विद इन 24 आवर्स वो आपको फीडबैक देंगे और उस पर्सन को ट्रेस करके आप तक पहुँचाएंगे। अच्छा, मैंने ना कुछ दिन पहले ना दोस्तों में बैठे थे, ऐसे बात हुई थी, तो वहाँ पे ना एक दोस्त ने ना मोबाइल फ़ोन अपना सेल करना था, तो उसने ना फैक्ट्री रीसेट करके तो उसने आगे ना सोल्ड कर दिया, बेच दिया उसने। ठीक है। क्या वो उससे मेरी इस चीज़ पे बात चल रही थी कि उसका डाटा पड़ा था, उसने फैक्ट्री रीसेट की, उसने आगे किसी और को दे दिया, क्या वो डाटा रिस्टोर हो सकता है उसका डाटा?
डिपेंड करता है मोबाइल फ़ोन कौन सा था, एंड्रॉयड था या एप्पल था। हम्म। एप्पल में देखा जाए तो एप्पल में थोड़ा-सा रिस्क फैक्टर जो है कम होता है डाटा रिस्टोर होने का, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास आई क्लाउड में जो भी है सारा डाटा हम्म। स्टोर हो रहा होता है। और आई क्लाउड रिमूव हुआ तो डाटा सारा फ्लैश हो गया उसमें से, कुछ भी नहीं बचता। और एंड्रॉयड फ़ोन्स में जाएँ तो एंड्रॉयड 12 से अगर बिलो मॉडल पे जाते हैं, तो उसमें डाटा रिकवर करना बहुत ईज़ी होता है। लेकिन एंड्रॉयड 12 के बाद सिक्योरिटी पैचेज़ अपडेट हुए हैं, और उनकी सिक्योरिटी पैचेज़ अपडेट होने की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी अपडेट होने की वजह से उनका जो डाटा रिकवरी के जो चांसेज़ हैं ना, वो बहुत हम्म। कम हो गए हैं। ये जो साइबर सिक्योरिटी है, ये जी। पाकिस्तान में किस जगह पर रैंक करती है? पाकिस्तान में इसकी एग्जिस्टेंस है, ऐसे लोग हैं भी यहाँ पे या नहीं है? देखें, पाकिस्तानी साइबर सिक्योरिटी अभी देख लें कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पाकिस्तानी हैकर्स जो हैं टॉप रैंकिंग में आते हैं। सुना तो है, ये रियलिटी भी है। जी, ये रियलिटी है अच्छा। कि पाकिस्तान साइबर सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम्म। और हमारे हैकर्स वर्ल्ड फेमस हैं। हम्म। इससे नाम नहीं बन जाता कि पाकिस्तानी है, हम्म। और पाकिस्तानी की डिमांड्स भी वैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ऑफिसेज में, घरों में हमने अक्सर कैमरास लगाए होते हैं। हुँ, अक्सर तो होता है लोगों ने अपने बेडरूम्स में, हॉल्स में, ड्राइंग रूम में भी कैमरे लगाए होते हैं। तो क्या वो भी हैक हो सकते हैं? जी, ईज़िली हैकेबल है। ये अगर हम देखें ना, काली लाइनेक्स है हमारी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें पेलोड का एक मॉड्यूल होता है। पेलोडिंग के थ्रू हम वाईफ़ाई हैकिंग के ना डिफरेंट उनके अंदर टूल्स पड़े होते हैं, जो हम्म। बिल्ट इन ही होते हैं, जो कि ईज़िली वाईफ़ाई को क्रैक कर लेते हैं। जब आपका वाईफ़ाई क्रैक हो गया, हम्म। आपका वाईफ़ाई के जितने भी उसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेज़ हैं, उनको ईज़िली हैक करना पॉसिबल हो जाता है। वो हम्म। ईज़िली हैक हो जाते हैं। तो जो भी हमारी सिक्योरिटी होती है, उसको हम फिर एक डिफरेंट टर्म में लेके जाते हैं। जितनी भी आप बड़ी कंपनीज़ में जाएँगे, तो आप देखेंगे उन्होंने फायरवॉल्स परचेज़ की होती हैं। हम्म। और उन फायरवॉल्स की लेयर्स होती हैं डिफरेंट, और डिफरेंट लेयर्स को हैक करके हैकर जो है एग्जैक्ट डाटा की तरफ पहुंचता है। हम्म। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें फायरवॉल्स की तरफ जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल घर के अंदर कैमरे लगाने नहीं चाहिए, हम्म। क्योंकि इजीली हैकेबल होती हैं ये सारी चीज़ें। हम्म। और हमें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अगर कैमरे लगाना भी हो तो आउटसाइड द हाउस यूज़ करें। हम्म। और अगर कोई शख्स ज़्यादा ही मतलब कि प्रेफर कर रहा है कि घर के अंदर लगे हों कैमरे, तो वो उसके लिए फायरवॉल्स परचेज़ करे और उसको यूज़ करते हुए अपने घर पे कैमरा इंस्टॉल करवाए। और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ऑफ़लाइन कैमराज़ को प्रेफ़र करे, हम्म। ऑनलाइन कैमराज़ को ज़्यादा प्रेफ़र ना किया जाए। ऑफलाइन कैमरास नहीं होंगे, वो हैक नहीं होते फिर? उनमें डाटा जो है हमारा लोकल सर्वर पर ही होता है, हम्म। ऑनलाइन नहीं होता, तो जिसकी वज़ह से हमारी हैकिंग के जो चांसेज़ हैं वो बहुत कम हो जाते कम हो जाता है, रेयर केस हो जाता है वो। हैं। जी। आपने आपने एक बात की थी डार्क वेब के हवाले से, तो ये हम अपनी ऑडियंस से पूछते हैं, अगर आप डार्क वेब के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें कमेंट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा हम डार्क वेब पे करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम भाई आपके टाइम का। इसके साथ इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।